हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज हमारे साथ है इजहान सबीर, जिन्होंने नीट 2021 के अंदर 692 स्कोर किया था, जिनमें उनके बायोलॉजी के अंदर तो 360 आउट ऑफ 360 थे। तो वो आज अपनी कंप्लीट नीट की स्ट्रेटेजी, उन्होंने फिजिक्स कैसे पढ़ी, केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटेजी थी, बायोलॉजी में क्या स्ट्रेटेजी थी, मॉक टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करते थे, और नीट 23 की जो प्रिपरेशन कर रहा है उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए लास्ट 3 मंथ्स। तो ईजान, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। हाय एवरीवन, माई सेल्फ इजहान शबीर। मैं करंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स भोपाल में। मैंने नीट 2021 क्लियर किया था एंड मेरे 692 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। तो ईजान, जैसा कि आपके बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 था, है ना? तो हाँ बायोलॉजी हाँ। से हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में आपकी क्या अप्रोच थी? मतलब बायोलॉजी के अंदर 320 330 के तो काफी स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन 360 आउट ऑफ 360 कंप्लीट आपने आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ी, या फिर आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया बायोलॉजी का, या फिर बायोलॉजी में अप्रोच क्या थी आपकी? हाँ हाँ, तो 11th से स्टार्ट करते हैं। अब 11th में जब हम आए तो मैं कोचिंग में एनरोल था। तो स्टार्टिंग में कोचिंग में देखो क्या होता है ना कि टीचर्स आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा लेते हैं, हाँ, जिसमें कि मोर देन 80% ऑफ द स्टफ आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी 12th के साथ ही सिलेक्शन हुआ था। तो एनसीईआरटी से आउट काफी पढ़ाते हैं 11th 12th में। हाँ, तो कोचिंग में तो ये प्रॉब्लम रहती है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। अब क्योंकि 11th में उतना ज्यादा गाइडेंस भी नहीं थी नीट के रिलेटेड कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, कौन सी चीजें छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। तो 11th में तो मैंने मॉड्यूल्स पे भी ज्यादा फोकस किया था कि मॉड्यूल्स में जितनी भी इरेलीवेंट चीजें दी थी वो सब भी मैंने याद कर ली थी, वो भी पढ़ी थी। बट 12th आते आते थोड़ी तो ये रियलाइजेशन हो गई थी कि यार पेपर तो एनसीईआरटी से ही आना है। इतना जो हम बिल्कुल। बाहर का पढ़ रहे हैं उस सब में से एट मैक्स एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसकी भी पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हम जो मॉड्यूल पढ़ रहे हैं उसी से आ जाए। तो सही बात है। 12th में फिर मेरा ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे रहा था। 11th में नो डाउट एनसीईआरटी भी पढ़ी मैंने, बट अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दैट कोचिंग के मॉड्यूल्स भी सॉल्व किए। एंड जो टेस्ट वगैरह रहते थे हमारे AIATS, एंड जो उसके सिवा हमारे फोर्टनाइटली टेस्ट रहते थे वो मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। सिमिलरली 12th में भी टेस्ट तो सारे अटेम्प्ट किए, बट जो अपना फोकस था वो मॉड्यूल से हट के एनसीईआरटी की तरफ ज्यादा हो गया। तो ऐसी मेरी बायोलॉजी की स्ट्रेटजी रही। मतलब 11th के अंदर तुम मॉड्यूल भी पढ़ते थे, लेकिन 12th में बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गए थे। लेकिन एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हाँ। थे? क्योंकि एनसीईआरटी काफी भूलते भी है, क्योंकि हम जब हर बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हर बार हमें नई लाइंस मिलती है। तो उसको पूरी एनसीईआरटी को कैसे डेफिनेटली। मतलब मेमोराइज किया तुमने? हाँ हाँ, तो जब फर्स्ट रीडिंग थी 12th की तो ऑब्वियसली पहले तो टीचर से ही जो उन्होंने पढ़ाया है वो देख लिया। और स्टार्टिंग में एक बार मॉड्यूल रीड किया कि मॉड्यूल में क्या चीजें दी हुई है, उससे कुछ चीजें क्लियर होगी। फिर जब एनसीईआरटी पढ़ी, और नो डाउट कि फर्स्ट रीडिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बट बिल्कुल। जितनी ज्यादा बार रिवाइज करेंगे उतनी हमें नई चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें ऐसा रहा कि मुझे चीजें जल्दी याद नहीं रहती थी तीनों सब्जेक्ट्स में। अच्छा, भले ही जल्दी चीजें याद बायोलॉजी नहीं में। रहती थी, फिर भी अच्छे से रिवीजन करके 360 स्कोर किया जा सकता है मतलब। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि तीनों सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी मेरी लीस्ट फेवरेट थी, बट स्टिल इसी में मेरा फुल स्कोर था। सबसे हाईएस्ट तो मेरे स्कोर। कहने का हाँ, कहने का ये मतलब है कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको जब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप एफर्ट्स पुट करते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अब मुझे एक बार में चीजें याद नहीं रहती थी तो मैं गिव अप नहीं कर सकता था। मैं दो बार 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 पढ़ी रिवाइज कुछ करते चीजें। थे। हाँ, जैसे 11th की प्लांट फिजियोलॉजी होगी वो बहुत बार भूल जाती थी, तो मैं 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा। 4 बार नहीं तो 5वीं बार में चीजें याद रहेंगी, और भूल जाएंगी तो फिर से रिवाइज करेंगे एंड कम टाइम में वो चीजें फिर अगेन रिटेन रहेंगी। तो ऐसी मेरी स्ट्रेटेजी रही थी बायोलॉजी। तो अभी लास्ट 3 मंथ में तो जो लोग एनसीईआरटी से बाहर पढ़ रहा है उसको तो एनसीईआरटी पे कंप्लीटली स्टिक हो जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स, लेबलिंग, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन सब कुछ पढ़ना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, अभी 3 महीने बचे हैं तो मॉड्यूल्स, रेफरेंस बुक्स, ये सब पढ़ने का अभी कोई पॉइंट है नहीं। अभी मेन फोकस एनसीईआरटी होना चाहिए। उसमें जैसे कोई यूनिट स्टार्ट होता है तो एक इंट्रोडक्शन दी होती है, साइंटिस्ट के बारे में लिखा होता है। तो हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो उन चीजों बिल्कुल। को भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे आपने कहा कि डायग्राम्स है, उनकी लेबलिंग्स पूछी जाती है। इवन 12th जेनेटिक्स में तो साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनकी डेट्स तक पूछी गई है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो जी उन हाँ। चीजों पर अभी हमें ध्यान देना है, ना कि मॉड्यूल्स हैं किसी रेफरेंस बुक पर अभी इस टाइम में। तुम्हारे बायोलॉजी के टॉपर इजहान बता रहे हैं कि अभी सिर्फ बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी पे फोकस रखना चाहिए, और एनसीईआरटी के अंदर हर चीज पढ़नी है। साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन, डेटा, फैक्ट्स, हर चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। आउट ऑफ एनसीईआरटी अभी मत पढ़ो बायोलॉजी के अंदर।
तो इजहान तुम्हारी केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटेजी थी? केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री हाँ की अलग स्ट्रेटेजी बताना, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक तीनों को सेपरेट तरीके से बताओ। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने बायोलॉजी का डिस्कस किया, तो मैं इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। क्योंकि बायो की तरह ही इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी अपना एनसीईआरटी मोस्ट पढ़नी पड़ती है, मोस्ट हाँ। ऑफ द पार्ट अपना रट्टा मारने वाला होता है कि चीजें याद कर लो। बट कुछ चैप्टर से जैसे अपना केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, तो इसमें कंसेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो उन चैप्टर्स के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप अच्छे से अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लो। कहीं कोचिंग में हो तो उधर अच्छे से लेक्चर्स देखो, या ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो अवेलेबल है लेक्चर्स आजकल को तो अटेंड। यूट्यूब पे भी। हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, या कुछ दूसरे ऐप्स हो गए, उधर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से लेक्चर्स देखो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। उसके बाद फिर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप इन चैप्टर्स में, उतना ही आपके मार्क्स हाई हो जाएंगे। फिर रही बात दूसरे चैप्टर्स की, इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक, हम्म। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, तो इन चीजों में भी एक बार पहले देख लो आप, कहीं कहीं पर कंसेप्ट होंगे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी जो कि फैक्ट्स है। तो वो तो आप एनसीईआरटी जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना ही आप रिटेन कर पाएंगे। जैसे मैंने लास्ट पे क्या किया था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वगैरह ऐसे चैप्टर्स थे कि इनमें एनसीईआरटी तो पढ़ी, बट पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद याद नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज मैंने हाँ, कहाँ पे वो पढ़ी। चीजें उसमें काफी आप, भूल जाते हैं। हाँ, उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर आपने की फैक्ट्स का प्रिपेयर कर लिया नोट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो अपने नोट्स को देख के पढ़ेंगे आप। इससे आपका और टाइम भी बचेगा। मेटलर्जी वगैरह काफी स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, वो भी पढ़ना चाहिए मेटलर्जी वगैरह। एस ब्लॉक भी काफी बच्चे स्टूडेंट नहीं पढ़ते, हाइड्रोजन काफी बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं। इन चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर हम ये स्टार्टिंग में छोड़ देंगे तो एंड में ये पाइल अप हो जाएंगी चीजें, और फिर बच्चे हाँ, घबरा जाते हैं कि कैसे याद कर लेंगे। तक कैसे तो याद इनको करें, जब सही। क्लास में चीजें हो रही है वो साथ में आप करते जाओ, और शॉर्ट नोट्स भी अपने बनाते जाओ ताकि एंड मोमेंट पे रिवीजन में इजी रहे। तो ये तो रही इनऑर्गेनिक की बात। इनऑर्गेनिक की अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल। हाँ। इसमें भी अगेन स्टार्टिंग स्टेप तो वही रहेगा कि आपने चैप्टर के कंसेप्ट अच्छे से समझ लेने हैं, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख लो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। फिजिक्स अब की तरह जैसे, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, इनऑर्गेनिक इज मोर लाइक बायोलॉजी, एंड अपनी हाँ। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह है, प्रैक्टिस करने से ही आएगी। अब जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए 11th के, अपना थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम, कुछ बच्चे इक्विलिब्रियम। चैप्टर देख के घबरा जाते हैं एंड चैप्टर में खो जाते हैं कि इतना बड़ा चैप्टर है इक्विलिब्रियम को कैसे सॉल्व स्टूडेंट होगा। काफी डिफिकल्ट भी मानते थोड़ा। हाँ, नो डाउट वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट अगर उसको हम अच्छे से टाइम लगाकर पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि कुछ बच्चे अगर चैप्टर देख भी लिया, एक अच्छे से समझ भी लिया, अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो पहली बार में सारे क्वेश्चंस तो नहीं बनने वाले हैं, कुछ हाँ, क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं आते हैं। तुमसे भी अब नहीं यहाँ बनते पर होंगे दो पहली बार तरीके, में तो, हर बार हर क्वेश्चन। डेफिनेटली पहली बार में नहीं बनते हैं, एंड वही क्वेश्चन है जो हमें कुछ सिखाने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपने पहली बार में कर लिए उनसे तो कुछ नया नहीं सीख रहे हैं हम। सही बात है। अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमें, उसी में है वो चीज जो हमें नई कुछ सीखनी है, ताकि हम एग्जाम के लिए एक नया कंसेप्ट बना सके। तो जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप आंसर सर्कल कर लो कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर 2-3 बार ट्राई करो सॉल्व करने की, हो सकता है सॉल्व हो जाए, या हो सही सकता है है। नहीं सॉल्व हो। अब सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को उसका हमने कॉन्सेप्ट छोड़ना पढ़ो नहीं है। वापस। हाँ, उसका वापस कंसेप्ट ढूंढना है। आपके पास टीचर अवेलेबल है तो पूछो उससे कि कैसे सॉल्व करना है, ऑनलाइन उसके सॉल्यूशंस ढूंढो, ताकि हाँ, नेक्स्ट टाइम सेम कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो सही। गलत ना करो। बिल्कुल सही बात है। तो ये तुम्हारी ये फिजिकल तो, केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी थी। और ऑर्गेनिक हाँ ये, केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स को रिएक्शंस के नेम याद नहीं रहते हैं, थोड़ी रिएक्शंस वगैरह डिफिकल्ट लगती है। उसका हाँ तो, क्या सॉल्यूशन है? हाँ हाँ, ऑर्गेनिक में तो देखो पहले 11th के कुछ चैप्टर्स है, जीओसी, आइसोमेरिज्म, उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर किसी बनाते हैं। बच्चे ने हाँ, किसी बच्चे ने अगर यही बेसिक 2 चैप्टर्स छोड़ लिए, हाइड्रोकार्बन छोड़ दिया, देन वो चाह रहा है कि मैं 12th की ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करूं, तो इन बेसिक्स 11th के जो 2-3 चैप्टर्स हैं उनको छोड़े हुए आप 12th स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते नहीं कर ऑर्गेनिक की, सकते। जब तक आपकी बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। सही है। तो उसमें तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है तो ये बेसिक के चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद इट। अब ऑर्गेनिक में क्या दिक्कत आती है कि बहुत सारा जब हम पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है, वी आर नॉट हाँ, एबल टू रिलेट किया रिएक्शन थी, उसमें दूसरी चीजों के कंसेप्ट लगने लग जाते हैं स्टार्टिंग में, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। क्योंकि रिएजेंट वगैरह की दिक्कत हो जाती है, कभी हीट दे रखी होती है, कभी हीट नहीं दे रखी होती है, कभी कुछ हाँ हाँ टेम्परेचर का चेंजेस आ जाता है, इससे मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है काफी। हाँ, तो इन माइन्यूट डिटेल्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो इसका अप्रोच भी क्या रहेगा कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का मैंने बताया, सेम इसमें भी स्टेप नंबर 1 रहेगा कि आप लेक्चर्स देखो,
और इसमें मैं बताऊंगा कि कहीं और के नोट्स उठा के मत पढ़ लो, लेक्चर जो आप देख रहे हो खुद के अपने नोट्स बनाओ और उनको देख के पढ़ो आप, दैट विल बी फार बेटर। एंड अच्छा, जब आपने ऑर्गेनिक नोट्स केमिस्ट्री देख में लिए, खुद के नोट्स ही बनाने चाहिए, किसी और के नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए? है ना, बेसिकली मुझे भी अब नोट्स बनाना ज्यादा पसंद नहीं था, इवन बायोलॉजी में भी मैं अच्छा, नोट्स नहीं बनाया था, बट ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, फिर भले ही मेरा मन नहीं कर रहा काफी बट हेल्प स्टिल होती है मैंने एंड खुद टाइम पे, है ना? के। हाँ डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और फिर जब आप रिवाइज कर रहे हैं ऑर्गेनिक, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है आप उसी को देख के बोल रहे, मन में ही वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं होने वाला ये सब यार। जब आप रिवाइज करेंगे तो रिएक्शन लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस पड़ेगी। करनी चाहिए। इट्स एन एफिशिएंट वे टू रिटेन इंफॉर्मेशन। तो एंड इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हर रिएक्शन का मैकेनिज्म याद होना भी जरूरी है, फिर ओनली प्रोडक्ट याद हो तो सही रहेगा? हाँ देखो, नीट लेवल की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म याद हो। कुछ एटलीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो रिएक्शंस याद होना ही ऐसे, चाहिए ना? प्रोडक्ट याद होना चाहिए डेफिनेटली। रिएक्शन दिए तो प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है ये याद होना चाहिए। अब जो कंडीशन। रिएक्शंस एनसीईआरटी में मेंशन किया उनका तो मैकेनिज्म भी आना चाहिए, बट कुछ रिएक्शंस जैसे मॉड्यूल में आपको देखने मिलेगी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो उसका मैकेनिज्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जेई मेंस जेई एडवांस वगैरह के लिए रिक्वायर्ड है, बट नीट के सही। लिए उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के जो मैकेनिज्म है वो एनसीईआरटी रिएक्शंस उनके याद होने चाहिए, बाकी नॉर्मली प्रोडक्ट याद होने चाहिए हर रिएक्शन के। अब हाँ हमारे प्रोडक्ट तो हार्ड टिप्स तो होना चाहिए। तो अब तुमने केमिस्ट्री वो बता दी, बायोलॉजी बता दी, लेकिन अब सबसे जो फोबिया है सभी स्टूडेंट्स का, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो मानते हैं जबकि है नहीं डिफिकल्ट, फिजिक्स। तो फिजिक्स की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? फिजिक्स में अच्छे से बताओ कि बच्चे के फिजिक्स में बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं सभी स्टूडेंट्स, क्या होता है थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, कोई इलेक्ट्रोस्टैट की थ्योरी बार बार पढ़ रहे हैं, कोई ग्रेविटेशन की पढ़ रहे हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं नहीं तो उनका आंसर आता, बहुत पजल हो जाती है मतलब। उसका क्या सोल्यूशन है? हाँ हाँ, ये बात आपने सही की, मैंने भी जितने अभी तक नीट एस्पिरेंट्स के साथ बात किया है, इवन मेरे जो बैचमेट्स भी थे, तो हम्म। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबको ही डर लगता है, पता नहीं क्यों, बट मेरे केस में तो फिजिक्स मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। हाँ, तो अभी फिजिक्स मैं को अच्छे बताता से हूँ समझे उसके तो बारे में। इंटरेस्टिंग है फिजिक्स काफी। हाँ क्योंकि देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 11th 12th के 2 सालों में आपने इसको अच्छे से टाइम दिया है, चीजें समझ के की है, तो लास्ट पे आपको इस सब्जेक्ट को टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टाइम आप बायो में यूटिलाइज कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर सही। आपने 2 साल इसको नेग्लेक्ट कर लिया, फिर आप ढूंढ रहे हैं कि लास्ट के 1 महीने में कैसे पूरी फिजिक्स करूं, तो वो नहीं होने वाला है, इसको आपको फिर टाइम यूट्यूब देना पे वीडियो पड़ेगा। सर्च करते हैं कि 1 मंथ में फिजिक्स कैसे करें कंप्लीट, और उन्हें लगता है कि हाँ वन तो मंथ में हो भी जाएगी सबसे बड़ी बात तो, जबकि हाँ पॉसिबल ही फिजिक्स नहीं नहीं कभी होने वाली। फिजिक्स 1 मंथ में हो जाए। बिल्कुल, बायोलॉजी वो उसका तो कर सकते हैं, बट फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो इसकी अगर मैं बात करूं मैंने क्या किया था, तो इसकी स्टोरी थोड़ी पुरानी है। 9th से ही मुझे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, फिजिक्स एंड मैथ्स में। तो मैंने तब से ही प्रैक्टिस चालू कर दी थी, मतलब ऐसा नहीं कि नीट के लिए मैं पढ़ रहा था, बट जस्ट इंटरेस्ट आ रहा था मुझे 9th में, जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, इक्वेशंस वगैरह पढ़ी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो सब तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो सब काइनेमेटिक्स जो तब की थी तो वो इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं कुछ बुक्स एडिशनल सॉल्व कर लेता था, जैसे 9th में एच सी वर्मा हो गई, ओलंपियाड की अच्छा, कुछ बुक्स 9th हो गई, वाली तो एस वो ईयर में मैं, करते थे? हाँ 9th में तब टीचर्स ने सजेस्ट किया था तो वो मैं कर लेता था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 11th से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं नहीं कर फिजिक्स सकते? सॉल्व, इट डजंट मीन दैट। 11th से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन स्कोर इक्वली वेल, और इवन यू कैन प्रॉपर स्कोर स्टडी तो मोर देन तुमने आई। 11th से स्टार्ट की थी ना नीट की? हाँ डेफिनेटली, नीट के लिए तो मैंने 11th से स्टार्ट किया था। तो ईजान, अब जो मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करता है स्टूडेंट, तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि काफी मिस्टेक करता है, कभी सिली मिस्टेक होती है, कभी बबलिंग मिस्टेक होती है, कभी क्वेश्चंस में इनकरेक्ट करेक्ट गलत हो जाते हैं, इनकरेक्ट करेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। उन सबको कैसे अवॉइड करें, उन सबको कम से कम मिनिमाइज कैसे करें? हाँ मॉक टेस्ट वाली बात पे भी आते हैं, अभी मैं फिजिक्स का थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ठीक मैंने है, ठीक है, कैसे आप किया था, फिजिक्स और का बता उसके दो। बाद मॉक टेस्ट का भी बताते हैं। तो फिजिक्स में मैंने क्या किया था, देखो 11th में अगेन हर चीज में जो मैंने कुछ चीजें बोली वो कॉमन थी हर सब्जेक्ट के लिए, कि पहले अच्छे से आप लेक्चर देख लो, कंसेप्ट हम्म। समझ लो। बट जैसा आपने कहा, बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो थ्योरी में इतना टाइम लगा देते हैं कि अभी मैं थ्योरी में परफेक्ट नहीं हूँ, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो मैं न्यूमेरिकल करूंगा, और वो टाइम ही हाँ कभी ये। नहीं आता है। हम्म। इसमें क्या है कि एक बार थ्योरी आपने समझ ली, कंसेप्ट आपने समझ लिए, उसके बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख लो पहले आपकी, कैसे कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट अल्टीमेटली आपने क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला है ज्यादा आपसे, बिल्कुल क्वेश्चन सही। सॉल्व करना ही मेन फोकस है। तो स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस,
जो चीजें सॉल्व हो पा रही है वेल एंड गुड, और मैक्सिमम चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही है तो गो बैक टू द थ्योरी, देखो समझो। उसके बाद कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका आपने 2-3 बार फिर से ट्राई करो, जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में बोला था। सेम यहाँ पे भी है, 2-3 बार खुद से ट्राई करो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपने क्या टीचर करना से है, पूछो। सोल्यूशन ढूंढो, चाहे अपने टीचर से आप ढूंढो, चाहे अपने दोस्त से पूछो, या ऑनलाइन आप सोल्यूशन ऑनलाइन ढूंढो, सॉल्यूशन। ताकि दोबारा सेम कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो गलत ना करो। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप पूरे 2 साल अपनाते हैं फिजिक्स के लिए, कि मैंने एक बार चैप्टर समझ लेना है, उसके बाद फिर मैं जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी करूंगा। ज्यादा से ज्यादा। काफी स्टूडेंट्स हाँ, क्या होता जितनी है, आप जो क्वेश्चन आते हैं वो करते जाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ देते हैं। जबकि जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हीं को तो पूछोगे, तभी अगली बार वो क्वेश्चन आएगा तो सही कर पाओगे। ये हाँ भी गलती डेफिनेटली, करते हैं जो काफी चीजें स्टूडेंट्स। नहीं आती है तो उन्हीं में पोटेंशियल होता है कि वो चीजें हमें कुछ सिखा सके। हाँ। तो ऐसे ही अगर आप 2 साल फिजिक्स करते रहेंगे कि मैंने क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व करने हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि नीट के पेपर में क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे स्ट्राइक हो जाए कि इसको किस कंसेप्ट से सॉल्व करना है। तो ऐसी आपकी फिजिक्स की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। एंड देन जैसा आपने मॉक टेस्ट के बारे में कहा कि हाँ, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, कैसे क्वेश्चन अवॉइड आते करें? हुए भी हम वह गलत मार्क कर देते हैं, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है कि जितनी ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर मोड में, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अगर आपने अब ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिए तो नीट के दिन डेफिनेटली गलतियां होने वाली है, या गलती तो आप होती रोल है। नंबर गलत फिल कर देंगे, या सीक्वेंस गलत कर देंगे, एक क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत फिल कर दिया तो उसके आगे पूरी सीरीज गलत पूरा हो गलत हो जाएगी। जाएगा वो तो। हाँ, तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप जब आपका थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो पार्ट सिलेबस टेस्ट लिखिए आप उसी उसमें। टाइम में 2 से लेके 5-20 के बीच में पेपर अटेम्प्ट करना है। हाँ, 2 से 5 और के बीच पेपर में मोड में पेपर। करना है, चाहे ऑनलाइन जो टेस्ट ज्वाइन करके उनको भी उस पेपर को निकाल के ऑफलाइन करना है पेपर को, तभी उनकी ऑफलाइन हाँ प्रैक्टिस हो पाएगी। डेफिनेटली, यू शुड गेट accustomed विद द कंडीशंस ऑफ एग्जामिनेशन। पूरा टेबल चेयर पे बैठ जाओ, टाइमर सेट कर लो कि 3 घंटे में ही पेपर देना है, ओएमआर फिल कर लो, ताकि वो चीज आपको एग्जामिनेशन में फिर नई ना लगे, उस टाइप का एटमॉस्फेयर। उससे अपने माइंड को पहले ही आप रूबरू करवा लो कि ऐसा होने वाला है, और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप पेपर पहले ही से ही प्रैक्टिस करोगे देने की, तो एग्जाम के दिन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ओएमआर वगैरह में बबलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। हाँ, ऐसे अवॉइड कर सकते हैं मिस्टेक्स। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है नीट एग्जाम के अंदर? क्योंकि हम हर वीडियो के अंदर बोलते हैं कि नीट के पीवाईक्यू करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। तुम बताओ कि 692 तुम्हारे स्कोर थे, नीट के प्रीवियस ईयर की क्या इंपॉर्टेंस है नीट के एग्जाम के अंदर? हाँ, तो जैसे मैं अभी बोल रहा था कि फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कि आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि उन्हीं से तो आपको आइडिया लगने वाला है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है, कंसेप्ट क्या रिपीटिशन हो रही है, कहीं पे सेम तरीके का कंसेप्ट काफी रिपीट हो क्वेश्चन रहा है। रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट भी रिपीट हो जाते हैं कई बार। हाँ डेफिनेटली, कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट होगा, या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होंगे, सेम कंसेप्ट पे सेम बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे हो। बस लैंग्वेज चेंज हो क्वेश्चन की। तो नीट के तो प्रीवियस ईयर इसके तो उनको लिए हर एक सब्जेक्ट में सोल्व करने चाहिए, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए उनकी। हाँ डेफिनेटली, हर सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। अगर मिनिमम किसी ने कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर कर लो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन चीजों। तो ईजान, तुम्हारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते थे तुम? राउंड वाइज अटेम्प्ट करते थे? सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पहले करते थे? क्या एक आइडियल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने की? क्योंकि आपने पढ़ पूरा लिया, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरे 2 साल पढ़ लिए, लेकिन नीट का एग्जाम यदि आपने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या थी तुम्हारी? देखो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में क्या हुआ कि 2 साल मैंने जो पैटर्न फॉलो किया था, बट नीट के पेपर में मैं थोड़ा सा उससे अलग कर गया था, जो कि मैं एक मिस्टेक मानता हूँ खुद की। पूरे 2 साल में मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा अलग है, यूजुअली जो हम सुनते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। जनरली मैं हर एग्जाम में स्टार्ट करता था बायोलॉजी से, देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बट फिजिक्स। डिफरेंस क्या थी कि बायोलॉजी में मान लो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैं इमीडिएटली उसका ओएमआर फिल कर देता था। जनरली बच्चे क्या करते कि पूरा बायोलॉजी एक सेक्शन सॉल्व कर लिया, मैं भी देन ऐसे ही उसका करता था, ओएमआर। बायोलॉजी करने के बाद ओमर पढ़ता था, फिर फिजिक्स करने के बाद ओमर, फिर केमिस्ट्री करने के बाद ओमर। हाँ जनरली मोस्टली बहुत सारे ऐसे ही करते थे, बट मेरा क्या रहता था कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो उसका ओएमआर फिल करता था, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके उसका ओएमआर फिल करता था। 2 साल में मेरी पूरी यही स्ट्रेटजी रही थी। बट जैसे अभी का फेज है नीट से 2-3 महीने पहले, तो तब मैं जब टेस्ट सीरीज देता था तो मैं टाइम देखता था कि यार
2.5 घंटे में तो मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो अब मान लो जल्दबाजी में मैंने किसी क्वेश्चन का ओएमआर फिल कर दिया, बाद में आधा घंटा मेरे पास बचा है, उसमें मुझे अगर स्ट्राइक करे भी कि यार इस क्वेश्चन का तो ये आंसर था, तो मैं आंसर चेंज नहीं कर चेंज सकता नहीं हूँ कर अपना, सकते। क्योंकि ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो नीट के पेपर में भी आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी, बट मुझे ऐसा लगा कि यार पहले हाँ 3-4 क्वेश्चंस मैंने नीट के पेपर में देख लिया बायोलॉजी के, तो मुझे लगा कि पेपर तो इजी है, तो मैं क्या करूंगा कि 2-2.5 घंटे में डेफिनेटली पेपर मेरा खत्म हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसका ओएमआर फिल करने के बजाय मैं पहले पूरा एक सेक्शन सॉल्व करूंगा, फिर उसका ओएमआर फिल करूंगा। मतलब एकदम चेंज कर दी तुमने, नॉर्मल जो स्ट्रेटेजी होती है वही अपनाई तुमने नीट के एग्जाम के अंदर। हाँ 2 साल तक मैं जो करता रहा, अल्टीमेटली पेपर में मैंने वो चेंज कर दिया। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, पूरा बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व कर लिया, फिर उसके बायोलॉजी बाद में तो जब फुल आए ओएमआर, लेकिन तुम्हारे मार्क्स। हाँ हाँ सुनो मैं अभी बता रहा हूँ आगे की प्रॉब्लम क्या हुई। बायोलॉजी मैंने सॉल्व कर लिया पहले पूरा, तो उसके बाद अब जब ओएमआर फिल करने का टाइम था, तो ओएमआर फिलिंग के टाइम मैं फिर से वो क्वेश्चन पढ़ने लगा कि ये क्वेश्चन है, अच्छा इसका यही आंसर है। तो इस चक्कर में मेरा बायोलॉजी में जितना टाइम जाना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा टाइम चला गया। और फिर जब मैं अच्छा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में पहुंचा तो देखा कि यार फिजिक्स तो बहुत ज्यादा लेंथी है, अब हम्म। टाइम मैं ऑलरेडी बायो में वेस्ट कर चुका था। तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस में मैं उतना टाइम नहीं दे पाया जितना कि मैं दे पाता अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करता, तो हो सकता है स्कोर और इम्प्रूव हो पाता। बट क्योंकि मैंने सडनली 2 साल में जो स्ट्रेटजी थी वो एंड में चेंज कर ली, चेंज कर तो दी। उसकी वजह से थोड़ा ये गड़बड़ हो गई। तो उस पूरी कहानी का कहने का ये मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेटजी रही है 2 साल में वो उसी को रखो फॉलो आप करना, एग्जाम एंड के अंदर। कोई भी change मत करना। ओएमआर फिलिंग का ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके वो वो फिल सबकी कर दो। अलग अलग इंडिविजुअल होती है, कोई एक के साथ एक करता है, कोई कंप्लीट सेक्शन की बात करता है, कोई 180 क्वेश्चन पूरे करने के बाद करता है। हाँ तो वही मैं कह रहा ये हूँ कि सारी इसका कोई फिक्स एक्सपेरिमेंट रूल करनी नहीं। चाहिए इनको मॉक टेस्ट के अंदर, अलग अलग मॉक टेस्ट के अंदर सब चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए इनको। हाँ क्योंकि मॉक टेस्ट में यू हैव द फ्रीडम कि आप मिस्टेक्स कमिट कर सकते हो, ताकि एंड एग्जाम में आप वो मिस्टेक्स कमिट ना ना करो। करें। तो जो भी स्ट्रेटजी आपको सूट करती है कि चाहे एक सेक्शन सॉल्व करने के बाद ओएमआर फिल करो या पूरा पेपर सॉल्व करके ओएमआर फिल करो, तो आपके हिसाब से जो स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगती है तो उस पे स्टिक करो, बट एंड मोमेंट पे चेंज मत कर देना है। तो इजहान ने जो बताया है मैं उसको कंप्लीट समराइज कर देता हूँ। बायोलॉजी के इन्होंने बताया, बायोलॉजी के अंदर आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। वन टाइम में किसी को याद नहीं होती। जिनके 360 नंबर आए हैं इजहान के, वो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कम से कम 4-5 बार एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज किया। डायग्राम्स, साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन, डाटा, फैक्ट्स, हर चीज को अच्छे से पढ़ते तब जाके बायो के अंदर अच्छा स्कोर होता है। फिजिक्स के अंदर अच्छे से थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। आप बार बार सिर्फ थ्योरी के अंदर परफेक्ट होना चाह रहे हो, थ्योरी के अंदर परफेक्ट होने से कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ने के बाद नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना चाहिए फिजिक्स में। और जो क्वेश्चन नहीं आया उसमें थोड़ा सोचो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आया 2 मिनट के अंदर टीचर से पूछ लिया, ऑनलाइन ढूंढ लिया, उसके बारे में थोड़ा सोचो, चाहे 15 मिनट लग रही है, 20 मिनट लग रही है, आखिर उस क्वेश्चन में ऐसा है क्या मेरे को नहीं आ रहा। केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने ऐसा बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस अच्छे से पढ़नी है। कम से कम हर एक स्टूडेंट को रिएक्शंस के प्रोडक्ट तो याद होने ही चाहिए। दी मैकेनिज्म भी याद हो तो काफी अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन मिनिमम हर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट याद होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बायोलॉजी की तरह बिल्कुल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और केमिकल बॉन्डिंग स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कॉन्सेप्चुअल है। और फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल फिजिक्स की तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, नीट के पीवाईक्यू के साथ पूरा पेपर अटेम्प्ट करो अच्छे से। ये कंप्लीट इनकी स्ट्रेटेजी थी। अब थोड़ा एमबीबीएस की बात कर लेते हैं। अब 692 मार्क्स लेके आप एम्स भोपाल में एडमिशन लिया है आपने, तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब एम्स भोपाल में आके कैसा लग रहा है? आप जब नीट की तैयारी करते थे, अब आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो, तो सर क्या डिफरेंस लग रहा है आपको कि चेंजेस आए क्या लाइफ में? हाँ डेफिनेटली कुछ तो चेंजेस आए, जैसे नीट के टाइम पे हम देखा करते थे यूट्यूब पे भी कि हाउ इज द लाइफ एट एमबीबीएस, तो तब ऐसा लाइक वो इट वाज लाइक ए ड्रीम कि पता नहीं क्या होता होगा जो लोग एमबीबीएस में मेडिकल हैं, कॉलेज में वो तो मैं पता भी ये नहीं सोचता था। क्या, हाँ कि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते होंगे, हम कभी उनसे मिल पाएंगे। इवन मैं आई थिंक शायद 9th में था मैं तब, तो मेरी सोशल मीडिया पे एक स्टूडेंट के साथ बात हुई, ही वाज फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो अच्छा। आई वाज नॉट एबल टू बिलीव कि मैं किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ बात भी कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर अब खुद एम्स में आके तो वो फीलिंग ही हमारे इट्स इंडिया के लाइक सेकंड सबसे अच्छे एम्स में हो, एम्स भोपाल में। हाँ तो उसके बाद की अभी फीलिंग वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि यार जिसके बारे में कभी सोचा करते थे, अभी वी आर लिविंग दैट लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में भी कभी कभार हम ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि यार मजे ही मजे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक बैलेंस्ड लाइफ है, आपको पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ेगी,
बट एंजॉयमेंट के टाइम बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट भी है। लाइक नीट यूजी में अगर आप 2 साल अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो द एमबीबीएस लाइफ वोंट बी डिसअपॉइंटिंग, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। इट्स लाइक ए रोलर कोस्टर। बहुत ज्यादा कभी आपको पीक्स मिलेंगे हैप्पीनेस के, कभी आप बहुत ज्यादा डाउन फेज में चले जाएंगे। तो इट्स लाइक दैट, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया 1 साल में। तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए क्या, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के? हाँ, रिजल्ट भी आ गया आज ही, फर्स्ट प्रॉफ का तो। पास हो गए? हाँ, पास हो गए। तो अच्छे कॉन्ग्रेचुलेशन परसेंटेज से सेकंड ईयर में आने के लिए। थैंक यू सर। तो क्या टाइमिंग वगैरह क्या रहता था फर्स्ट ईयर का? 8:30 से 4:30। और बाकी तो फिर बंक भी की होगी काफी सारी क्लास। हाँ, स्टार्टिंग में तो बंक किए थे, मैं तो साल में 4-5 बार घर भी चला गया था। बट मैनेज हो जाती है अटेंडेंस, 75% से ऊपर ही रहे तो इट्स गुड। लास्ट पे प्रॉब्लम नहीं आती फिर। मतलब एक एमबीबीएस के अंदर भी काफी पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक बर्डन खत्म हो जाता है, एक अपने को फ्रीडम होती है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जिसको जो करना हाँ है हॉबी भी डेफिनेटली। परस्यू कर सकता है, कोई कोई पढ़ भी जितना चाहे पढ़ सकता है। मतलब एक उसके पास एक फ्रीडम हो जाती है, कुछ भी कर सकता है। नीट यूटी के टाइम बहुत हाँ प्रेशर होता है उसके पास कि सिर्फ उसको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है। बिल्कुल, नीट यूजी में क्या होता है कि हम बंधे हुए होते हैं कि यार ये चीज करनी ही करनी है, दिन में बहुत ज्यादा आवर्स हम पढ़ाई में लगा देते हैं। बट एमबीबीएस में आने के बाद कहीं ना कहीं वो जो बर्डन था वो हट जाता है। अभी आपके पास अपनी चॉइस है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी हॉबीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नई चीजों में आप जाना चाहते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं। इवन मैंने खुद भी अपना यूट्यूब चैनल नीट के बाद ही स्टार्ट किया था, और एमबीबीएस अच्छा। में आने के बाद ही कंटिन्यू किया, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम होता है आपके पास अगर आप उससे सही से यूटिलाइज करो तो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। फर्स्ट ईयर में तो अच्छा खासा आपको खुद के लिए भी टाइम मिल जाएगा, फिर आपको अपनी हॉबीज में लगा रहे हो, किसी और चीज में लगा रहे हो, तो यू विल गेट टाइम टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। मैं आपको बता दूं, ईजान का यूट्यूब चैनल है, ईजान सबीर के नाम से, जो नीट यूजी की और काफी सारे एमबीबीएस के अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छे वीडियो डालते हैं, उनकी नीट की स्ट्रेटेजी वगैरह भी बताते हैं वो। तो उनका वीडियो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ईजान, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इट वाज नाइस मीटिंग टू यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ईजान के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय ईजान। ओके, थैंक यू। बाय बाय सर। बाय।